चैनल डिजिटल लॉ क्लासेस। मैं डॉक्टर राघवेश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एस्टापल के बारे में बताया था, उसके डिफिनेशंस के बारे में और एसेंशियल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल किन किन मामलों में लागू नहीं होता है या कितने प्रकार का होता है और प्राइमरी एस्टापल क्या होता है। हम देखेंगे कि डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल। फर्स्ट है नो एस्टापल अगेंस्ट लॉ और स्टैट्यूट। विबंध का सिद्धांत, एस्टापल का सिद्धांत किसी विधि के विरुद्ध, किसी स्टैट्यूट के विरुद्ध एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति, अगर आप उदाहरण के रूप में देखें तो बीए का एग्जामिनेशन बिना पास किए बिना अगर एलएलबी के एंट्रेंस में वो शामिल होता है और उसको सपोज दैट एडमिट कार्ड भी इशू हो गया और बाद में पता चला कि वह बीए पास नहीं है, तो उस व्यक्ति का एडमिशन, उसका एडमिट कार्ड सब रिजेक्ट कर दिया जाएगा और एस्टापल का सिद्धांत वो नहीं ले सकता, क्योंकि विधि के लिए रिक्वायर्ड है कि उसके लिए बीए पास होना आवश्यक है। और यदि बाई मिस्टेक किसी व्यक्ति को इंक्लूड भी कर लिया जाता है तो इन दैट केस डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो देयर इज नो एस्टापल अगेंस्ट लॉ और स्टैट्यूट। सेकेंड है नो एस्टापल अगेंस्ट सॉवरेन एक्ट्स। कोई भी एस्टापल का सिद्धांत, विधि एस्टापल का सिद्धांत, विबंध का सिद्धांत सॉवरेन एक्ट के विरुद्ध भी लागू नहीं होता है, संप्रभु कार्य के विरुद्ध भी नहीं लागू होता है। गवर्नमेंट के जितने भी कार्य जो सॉवरेन होते हैं, जो संप्रभु होते हैं, उन कार्य के मामले में भी विबंध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि आप एक उदाहरण के द्वारा देखें, यदि कोई लोकल अथॉरिटी कहीं पर फ्लैट्स बनाने के लिए वह पब्लिकली नोटिस निकालती है, बहुत लोगों ने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया, फॉर्म भी भर रखा है, इसके बाद में पता चलता है कि जो उसका फ्लैट बनाने का जो प्लान था वो मास्टर प्लान के विरुद्ध था और वो उसको कैंसिल कर देती है। तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जाकर के उसको ऐसा करने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि वह एक उसका सॉवरेन एक्ट है, संप्रभु कार्य है और संप्रभु कार्य के विरुद्ध, गवर्नमेंट के सॉवरेन एक्ट के विरुद्ध किसी प्रकार का एस्टापल का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होता है। थर्ड है नो एस्टापल अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी विबंध का सिद्धांत अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के विरुद्ध भी एप्लीकेबल नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि एक बार जो ट्रांसफर हो गया उसको हम चेंज नहीं कर सकते, भले ही वो ट्रांसफर अनलॉफुल है। नहीं, इफ ए ट्रांसफर इज अनलॉफुल अगेंस्ट द लॉ देयर इज नो एस्टापल। वहां पर कोई भी विबंध का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होगा और वह ट्रांसफर जो है वाइड डिक्लेयर हो जाएगा। तो यदि कोई ट्रांसफर विधि के विरुद्ध हो गया है, अनलॉफुल है, तो उसके विरुद्ध जो है किसी भी प्रकार का वहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल एप्लीकेबल नहीं होगा। फोर्थ है देयर इज नो एस्टापल अगेंस्ट इनकॉम्पिटेंट पर्सन। If a person is incompetent to make a contract according to Contract Act 1872, तो there is no estoppel। अगर कोई व्यक्ति माइनर है, कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, वे व्यक्ति जो है संविदा करने में सक्षम नहीं है, इनकॉम्पिटेंट पर्सन है। और हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा भी है इन केस ऑफ मोरे बीवी नाम धर्मोदास घोष कि अभ्यस्त के द्वारा, माइनर के द्वारा किया गया संविदा शून्य होता है। और उसी केस में हमने देखा भी है कि देयर इज नो एस्टापल अगेंस्ट द माइनर। माइनर के विरुद्ध
विबंध का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात यदि कोई माइनर, कोई अवयस्क व्यक्ति अपनी आयु को छिपा करके, झूठ बोल करके कोई संविदा करता है और बाद में वह कोर्ट में जा करके संविदा को शून्य घोषित कराना चाहता है इस बेस पर कि संविदा करते समय वह सक्षम नहीं था, वह वयस्क नहीं था, तो वह न्यायालय में जा करके अपनी संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, जैसा कि मौर्य बीबी बनाम धर्मोदास घोष के मामले में हुआ था। अर्थात आप ये देख सकते हो कि अक्षम व्यक्ति के विरुद्ध, इनकॉम्पिटेंट पर्सन के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है फॉर मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ ही इज ए माइनर पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन, तो उसके विरुद्ध में किसी भी प्रकार का एस्टॉपल का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ कंडीशन है, स्ट्रेंजर कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। कोई व्यक्ति स्ट्रेंजर है, थर्ड पर्सन है, तो ही कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द एस्टॉपल। वही व्यक्ति डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का बेनिफिट ले सकता है जो स्ट्रेंजर नहीं है। स्ट्रेंजर से मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन देता है, तो जिस व्यक्ति को स्टेटमेंट देता है, डिक्लेरेशन देता है, और जिस व्यक्ति ने बिलीव किया है, विश्वास किया है और विश्वास करके उस पर कार्य किया है, वही व्यक्ति एस्टॉपल का बेनिफिट ले सकता है। अर्थात वह व्यक्ति जिसके लिए कोई डिक्लेरेशन नहीं किया गया, जिसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया और जिसने उस डिक्लेरेशन पर कोई बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया और कोई कार्य नहीं किया, ऐसा व्यक्ति स्ट्रेंजर पर्सन है और दैट टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल। तो इस प्रकार का कोई व्यक्ति जो थर्ड पर्सन है, स्ट्रेंजर पर्सन है, वह डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल का बेनिफिट नहीं ले सकता है। हम अगर देखें काइंड्स के बारे में कि एस्टॉपल कितने प्रकार का होता है, तो जो मोस्टली है, सबसे पहला एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के द्वारा, अभिलेख के द्वारा विबंध का सिद्धांत होता है। रिकॉर्ड के द्वारा अगर हम देखें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, जब आगे आप जाकर के पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 10 और 11 में जो रेस जुडिकेटा का प्रावधान है, जिसके द्वारा अगर कोई निर्णय, कोई डिक्री जो है एक बार किसी पक्षकारों के बीच में न्यायालय के द्वारा दी जाती है और वह जो है फाइनल होती है, तो वही उन्हीं पक्षकारों के बीच में दोबारा वो मामला जो है नहीं सुना जाता है। तो इस कंडीशन में वहाँ जो है रेस जुडिकेटा के द्वारा जो है उसी मामले को दोबारा लाए जाने से रोक दिया जाता है। वही चीज़ सिविल मामले में है, सीपीसी में से जो है 10 और 11 में जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ोगे तो सेक्शन 40 में जो है सेम चीज़ है क्रिमिनल मामले में, कि जब एक बार किसी मामले में कोई जजमेंट पास कर दिया जाता है न्यायालय के द्वारा और दैट्स बिकम फाइनल, अगर वो फाइनल हो जाता है तो दोबारा वही मामला कि उसी पक्षकारों के बीच में नहीं लाया जा सकता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड के द्वारा, अभिलेख के द्वारा जो है एस्टॉपल होता है। बाय रिकॉर्ड जो है एस्टॉपल का सिद्धांत लागू हो सकता है। दूसरा हम देखें बाय डीड, अभिलेख के द्वारा। बाय डीड, बाय राइटिंग भी एस्टॉपल का सिद्धांत होता है। बहुत सारे डीड, सेल डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, बहुत सारे डीड पक्षकारों के द्वारा जब कोई विक्रय किया जाता है किसी प्रॉपर्टी को तो सेल डीड बनाया जाता है, पट्टे पर दिया जाता है तो लीज डीड बनाया जाता है, पट्टा विलेख बनाया जाता है। उसी तरह जब कोई प्रॉपर्टी विक्रय की जाती है तो विक्रय डीड बनाई जाती है और जो पक्षकार उस डीड पर साइन करते हैं वह उसमें लिखे गए उसके कंटेंट से, उसके अंतर्वस्तु से वह जो है बाद में अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एस्टॉपल बाय डीड भी एक प्रकार होता है विबंध का। तीसरा है बाय कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन, आचरण के द्वारा, रिप्रेजेंटेशन के द्वारा जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ अपने पहले लेक्चर में कि जो है विबंध जो है रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा, ओमिशन के द्वारा, कंडक्ट के द्वारा
आचरण के द्वारा भी कोई भी जो है विबंध हो सकता है। कंडक्ट के द्वारा कैसे होता है? मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर अपने किराएदार से किराया एक्सेप्ट कर लेता है, किसी व्यक्ति से किराए के रूप में रेंट, तो बाद में थोड़ी कर सकता है कि वह किराएदार नहीं है मेरा। बाय कंडक्ट आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में आपको इसको चेंज करने से रोक दिया जाएगा। तो कंडक्ट बाय कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन भी एस्टापल होता है। नेक्स्ट है बाय साइलेंस। साइलेंस के द्वारा, मौन के द्वारा भी एस्टापल होता है। अगर कोई व्यक्ति मेरी उपस्थिति में मेरी संपत्ति को बेचता है और मैं वहां पर साइलेंस रहता हूं, और मैं साइलेंस रहता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैंने अपने साइलेंस द्वारा उस व्यक्ति को यह अधिकार दे दिया है कि वह हमारी संपत्ति को क्या कर सकता है, बेच सकता है। क्योंकि साइलेंस बोलने के बराबर होता है। और यदि मैं उसको ये अनुमति नहीं देता तो मैं क्या करता, तुरंत रोक पड़ता कि नहीं, ये मेरी संपत्ति है, तुम उसको बेचने का अधिकार नहीं रखते हो, तुम उसको बेच नहीं सकते हो। तो इसलिए साइलेंस के द्वारा भी एस्टापल होता है और कोई व्यक्ति मौन रह करके भी एस्टापल जो है हो सकता है। नेक्स्ट है बाय अटेस्टेशन, अनुप्रमाणन के द्वारा। जब कोई व्यक्ति साक्षी के रूप में किसी विलेख को, किसी दस्तावेज को अनुप्रमाणित करता है तो वो इस बात का गवाह बन जाता है कि उसने उस दस्तावेज के निष्पादक को, एग्जीक्यूटर को उसने जो है उस पर हस्ताक्षर करते देखा है। लेकिन जनरली वह व्यक्ति उस दस्तावेज के कंटेंट के बारे में नहीं जानता है, उस दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में नहीं जानता है। इसलिए उससे ये नहीं उम्मीद की जा सकती कि वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में जाने। लेकिन कभी कभी जब वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में जानता है और जानने के बाद वो साइन करता है तो वो स्थिति में वह जो है उसके विरुद्ध भी डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टापल जो है लागू होगा बाय अटेस्टेशन। अगर मान लीजिए कोई पत्नी अपनी संपत्ति को मॉर्गेज करती है और जो उसकी स्वयं की संपत्ति है उसको वह मॉर्गेज करती है, और उस डीड में, उस विलेख में उसके हस्बैंड के द्वारा उसको अटेस्टेड किया जाता है, उसको साक्षी के रूप में साइन किया जाता है, तो उसका हस्बैंड उस डीड के कंटेंट के बारे में जानता है, तो वहाँ पर एस्टापल बाय अटेस्टेशन हो सकता है, अनुप्रमाणन के द्वारा अटेस्टेशन हो सकता है। बाद में वो ये नहीं कर सकता कि वो दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में नहीं जानता था। तो बाय अटेस्टेशन भी जो है एस्टापल होता है। अगर हम नेक्स्ट जो है प्रॉमिसरी एस्टापल के बारे में बात करते हैं, वचनात्मक जो विबंध होता है, जब कोई व्यक्ति अपने वचन के द्वारा, अपने एश्योरेंस के द्वारा, या आप ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों के द्वारा, अपने स्टेटमेंट के द्वारा, अपने कंडक्ट के द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक प्रॉमिस देता है, दूसरे व्यक्ति को एक वचन देता है, एश्योरेंस देता है टू अदर पर्सन, और उस एश्योरेंस से, उस प्रॉमिस से लीगल रिलेशन जो है प्रभावित होता है। अफेक्ट द लीगल रिलेशन बाय दिस प्रॉमिस और एश्योरेंस। और वह व्यक्ति उस प्रॉमिस पर, उस वचन पर, उस एश्योरेंस पर विश्वास करके कोई कार्य कर लेता है, कोई एक्ट कर लेता है, तो वहाँ पर पहले वाले व्यक्ति को अपने प्रॉमिस से और एश्योरेंस को चेंज करने से, वापस करने से रोक दिया जाएगा। ऐसे विबंध को हम वचनात्मक विबंध कहते हैं। अगर हम प्रॉमिसरी एस्टापल को समझना चाहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है इस पर, सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टी ट्रस्ट लिमिटेड बनाम हाई ट्रीज हाउस लिमिटेड 1947 KV 130। इस केस में एक व्यक्ति ने अपना
फ्लैट जो है किराए पर दिया था। इन बिटवीन क्या हुआ, वार की वजह से पूरा फ्लैट्स जो है उस समय खाली हो गए और जो व्यक्ति किराएदार था वो भी पूरा किराया देने में असमर्थ था। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, जब तक वार है, जब तक युद्ध है, जब तक सामान्य स्थिति नहीं होती है, तब तक आप हाफ किराया दे देना। He gave a promise assurance to that person. उसके बाद वह उसमें रहने लगा। कुछ दिनों के बाद वार समाप्त हो गया और फ्लैट फिर से भर गया। वह व्यक्ति आया और उसने उसके बाद फुल रेंट की डिमांड की, और न कि उसने फुल रेंट की डिमांड की, बल्कि जिस समय का उसने हाफ किराया लिया था उसके एरियर के भुगतान की भी उसने डिमांड की। वो व्यक्ति न्यायालय में गया। न्यायालय ने कहा कि उस व्यक्ति ने, जो लैंडलॉर्ड ने, फ्लैट के मालिक ने जो आपको एश्योरेंस दिया था, वो एश्योरेंस जो कंसेशन दिया था, वो कंसेशन वो वापस ले सकता है, उसको अधिकार है। आगे वार की समाप्ति के बाद फुल किराया लेने का उसको राइट है। लेकिन जो कंसेशन उसने दिया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वार, उस समय का हाफ किराया जो उसने लिया था, बाकी का हाफ किराया एरियर के रूप में भुगतान प्राप्त करने का वो अधिकारी नहीं है, क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया था, उसने एश्योरेंस दिया था और उस एश्योरेंस पर वह कंटिन्यू किया था वहाँ पर आना, जो एक लीगल रिलेशन को इफेक्ट करता है दोनों का। तो उसको ड्यूरिंग द वार पीरियड के हाफ किराए को लेने से न्यायालय के द्वारा रोक दिया गया बाय द प्रॉमिसरी एस्टाफल। तो आपने देखा कि जब कोई व्यक्ति अपने प्रॉमिस के द्वारा, अपने एश्योरेंस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है और वह व्यक्ति जो है उस प्रॉमिस पर, उस एश्योरेंस पर कार्य करता है, तो पहले वाले व्यक्ति को बाद में अपने प्रॉमिस से और एश्योरेंस से हटने नहीं दिया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू।